क्या थी वो साजिश और कैसे हिंदुस्तान की फौजों ने असल उत्तर दिया पाकिस्तान की फौजों को, और ये बात आगे ताशकंद समझौते तक कैसे आगे बढ़ती है। 1965 की जंग की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात, आखिर ये क्या थी साजिश। नौ अप्रैल 1965 की सुबह, कंजरकोट सरदार पोस्ट, गुजरात के रण ऑफ कच्छ का इलाका। सरहद पर चिंगारियां सुलग रही थी। अचानक रेगिस्तान गोलियों की बौछार से दहल उठा। पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड ने भारतीय पुलिस गार्ड पर जोरदार हमला किया। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत उन समय पर सही नहीं थी। 1962 के बाद में हमने चीन के साथ हमले के बाद भी काफ़ी जो मोराल जो था वो डाउन हो गया था। अभी पाकिस्तान ने सोचा है कि ये अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान के ऊपर बदला ले लें और कश्मीर वापस ले लें। उसका पहला वाला जो हिस्सा था वो कच्छ में शुरू हुआ, और कच्छ में उन्होंने जो काफ़ी हद तक जो हमारी ज़मीन उधर क्लेम कर रहे थे, उस क्लेम के पीछे उन्होंने वहाँ पर लड़ाई छेड़ दी। और सबसे पहली लड़ाई वहाँ पर एक पोस्ट जो मारा था जिसका नाम बहुत मशहूर हो गया था, सरदार पोस्ट, वहाँ पर लड़ाई हुई। सरहद पर बढ़ रही गोलीबारी के मद्देनजर सीआरपीएफ को वापस बुला लिया गया और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। कंजरकोट पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा जमा लिया था। सोलह अप्रैल भारतीय सेना की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कंजरकोट को खाली करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तानी सेना बाज नहीं आई। 24 अप्रैल 1965 पाकिस्तानी सेना ने दोगुनी ताकत से भारतीय सेना पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज के बेड़े में शामिल थे अत्याधुनिक पैटर्न टैंक। ये रेगिस्तान में एक बड़े तूफान की दस्तक थी। भारतीय क्षेत्र में दुश्मन फौज के कदम गुजरात के रन ऑफ कच्छ की तरफ बढ़ने लगे थे। दरअसल जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के रण ऑफ कच्छ का इलाका सिंध प्रांत का हिस्सा है। कच्छ की जमीन पर दावा जमाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू किया। अपने नापाक मंसूबे के तहत पाकिस्तानी फौज ने 25 मई से 13 जून के बीच कई छोटे बड़े हमले भारत की सीमा पर किए। सरदार पोस्ट की एक खूबी है कि वहाँ पर जो उस पोस्ट को उस समय पर जो रख रहे थे वो सिर्फ एक सीआरपीएफ की कंपनी थी, और इस सीआरपीएफ की कंपनी पर पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड ने हमला किया, और उस ब्रिगेड में उनको हल्की सी कामयाबी मिली। एक हिस्सा उसका वो कब्जे में कर लिया, लेकिन इतनी मार पड़ी पाकिस्तान को कि वो पूरा ब्रिगेड जो है वो वापस हट गया। वो कहा करते थे कि मुझे लगता है ये रिहर्सल है। मुझे जो मैं देख सकता हूँ तो ये अगर है तो ये देख लें, लेकिन अगर अब इन्होंने कुछ और किया तो उसका जवाब बड़ा सख्त दूंगा। कच्छ में जो हमला हुआ उन्होंने अति आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ दिन बाद संघर्ष विराम हुआ और तय किया गया कि जो सीमा के बारे वहाँ विवाद था वो एक, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी, उसके मंसूबे कुछ और थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो शीर्ष नेतृत्व था, जिसमें वहां के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की यह कोशिश थी कश्मीर में घुसपैठ करा के
अराजकता फैलाना और इस अराजकता के माहौल में कश्मीर को अपने कब्जे में करने की मंसूबों को पाला हुआ था पाकिस्तान, लेकिन वो ये भूल गया कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके उसने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। यह समझौता महज कागज पर उकेरी गई लकीर ही साबित हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल मोहम्मद मूसा एक खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में जुटे थे। उनका मंसूबा था भारत की शांति को भंग करना, सरहदों पर कब्जा जमाना। नियंत्रण रेखा से सटी इन्हीं पहाड़ियों से अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की सरपरस्ती में करीब 30,000 घुसपैठिए कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान ने जो कुचक्र रचा वो उसी में फंस गया। कश्मीर की आवाम में अशांति तो नहीं फैली, बल्कि खुद वहां की आवाम ढाल बनकर खड़ी हो गई। जल्द ही ये साफ हो गया कि ये घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तानी सेना की रेगुलर आर्मी के जवान थे। मामला साफ हो गया। हिंदुस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा के पार कार्रवाई शुरू कर दी। फिर मुजफ्फराबाद दूर नहीं रह गया। जल्द ही हाजीपीर पर तिरंगा लहरा उठा। हालांकि जनरल मूसा भारत के साथ युद्ध के खिलाफ थे। ये खुलासा जनरल मूसा ने अपनी किताब माय वर्जन में किया है। उससे पहले मैंने ये जनरल अयूब से बात की, क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ बता दीजिए ताकि मैं अब भुट्टो साहब से मिलना है। कहते हैं मेरा नहीं, ये तो भुट्टो वॉर थी, तो तुम उसी से पूछना। तो मैंने सवाल किया सीधा ही भुट्टो साहब से। मैंने कहा कि मैंने अभी अयूब साहब से बात की, वो कहते हैं इट इज़ भुट्टोज वॉर। तो कहता हाँ, उसने इनकार नहीं किया। वो कहता है कि मैंने सोचा कि अगर कोई मौका है जिसमें कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान पे गलबा डाल सकता है या उनको हरा सकता है, तो अभी है। जो सबसे हॉकिश व्यक्ति था वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और वो विदेश मंत्री थे। और उनको ये लगता था कि ये है अभी आज ये अवसर सही है कि भारत देखिए थोड़ा बहुत अलग थलग भी पड़ गया था, ये भी हमको स्वीकार करना चाहिए। और उन्हें ये लगता था कि अब ये अवसर जो है इसमें चूकना नहीं चाहिए। और ये कहना लेकिन कि अयूब और मूसा सहमत नहीं थे, ये गलत होगा। सीज फायर के पर्दे के पीछे पाकिस्तान एक और ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहा था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। एक अगस्त 1965 कश्मीर की सरहद से दबे पांव घुसपैठ शुरू हो गई थी। कश्मीर का छंब इलाका दुश्मन के निशाने पर था। वेश बदल कर आए ये फौजी पाकिस्तान की 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के थे। घुसपैठ की अगुवाई पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अख्तर मलिक के हाथों में थी। दुश्मन के करीब 30,000 लड़ाके सरहद के भीतर घुस आए थे। तैयारी थी गुरिल्ला युद्ध लड़ने की। 5 अगस्त इस्लामाबाद ऑपरेशन जिब्राल्टर को हरी झंडी दी गई। इन्फिल्ट्रेटर भेज दिए जे.एंड.के के अंदर, ये सोचते हुए कि उन इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ जो है पूरा का पूरा जे.एंड.के जो है वो सारे जो हमारे सिविलियंस हैं जो वो सब मिल जाएंगे। और जब वो उनके जो ट्रूप्स नीचे उतरे तो उन्होंने जो छतरी से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनको ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली सिविलियंस उनको उनके अगेंस्ट रिपोर्ट करने लगे। कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी है, जब ये बनाई गई थी, इस कमेटी ने फिर पाकिस्तान को के प्रेसिडेंट को एक राय दी कि ये 2 ऑपरेशन करिए आप। पहले आप करिए
ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिससे कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर भेजेंगे और जैसे ही पूरी कश्मीर में आग भड़क जाएगी और वो आज़ादी डिक्लेयर कर देंगे, उस समय पर दूसरा फेज ऑपरेशन चला जाएगा ग्रैंड स्लैम, और वो छम के ऊपर हमला करके अखनूर को कैप्चर कर लेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दुश्मन की साजिश को भांप चुके थे। दुश्मन दबे पांव कश्मीर तक घुस आया था। सभी की निगाहें शीर्ष नेतृत्व की ओर थी। 15 अगस्त 1965 लाल किले की प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 18 अगस्त 1965 साउथ ब्लॉक। प्रधानमंत्री शास्त्री जी के कमरे में जनरल JN चौधरी दाखिल होते हैं। मुद्दा उठता है पाकिस्तान की हिमाकत का क्या जवाब दिया जाए। मीटिंग खत्म होते ही भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी का सैनिकों के लिए आदेश आता है। हाजीपीर पर कब्जा जमाने का आदेश। हाजीपीर दर्रा घुसपैठियों का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था। हाजीपीर पर फतह करने की अंतिम तारीख मुकर्रर हुई 28 अगस्त। मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन बख्शी। काउंटर ऑफेंसिव किया हमने, वो हाजीपीर पास ले लिया, और हाजीपीर पास के ऊपर कब्जा करने के बाद सबसे ज़रूरी बात थी कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर अंदर आ रहे थे और जा रहे थे या वापस बाहर जाना चाहते थे, उनके रास्ते रुक गए। 26 अगस्त आधी रात का वक्त। हमले को अंजाम देने की घड़ी सामने थी। जिम्मेदारी 68वीं इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई। कमान थी ब्रिगेडियर ZA बख्शी के हाथ। परिस्थितियां विपरीत थी। कुदरत कदम कदम पर इम्तिहान ले रही थी। तेज बारिश के बीच 18,600 फीट ऊंची चढ़ाई। 28 अगस्त की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय फौज ने हाजीपीर पर तिरंगा लहरा दिया। हाजीपीर जो जम्मू क्षेत्र में एक ऊंचा पहाड़ था, और उसके ज़रिए अगर जो भी उस पहाड़ पर कब्ज़ा रखे, वो उसको एक किस्म से फ़ायदा मिलता है उस क्षेत्र में। तो उसको लेना बड़ा मुश्किल चीज़ था, इसलिए कि एक तो हथियार हमारे उतने अत्याधुनिक नहीं थे, दूसरी बात आर्टिलरी भी हमारी उतनी तेज़ नहीं थी उस समय। तो उस पर हमला हमें सीधा करना था, जो उस तरह के पहाड़ों में आसान नहीं है, और उसे कब्ज़ा में लेना कोई ये नहीं सोचता था कि होगा, लोग समझते थे कि वो असंभव है। पाकिस्तान के मंसूबे अभी ख़त्म नहीं हुए थे, उसकी साजिशों का सिलसिला अभी बदस्तूर कायम था। कुछ अलग और नया करने की सोच रहा था पाकिस्तान। इस बार कोशिश ये की गई कि आखिर कैसे कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से काट के अलग थलग कर दिया जाए। इस कोशिश के तहत पाकिस्तान ने अमृतसर पे कब्जा करना चाहा। इस कोशिश के तहत पाकिस्तान ने लाइफलाइन कही जाने वाली कश्मीर की अखनूर पुल को कब्जा करना चाहा, क्योंकि अगर यहां पे पाकिस्तान का कब्जा होता है तो जो रसद पहुंचती है सेना को वो रुक जाती और शायद उसको यहां पे रणनीतिक रूप से जीत मिलती। तो इस कोशिश को करने के लिए पाकिस्तान ने साजिश को नाम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तान की नजरें जम्मू और उससे सटे पंजाब पर थी। पाकिस्तान अमृतसर और अखनूर पुल को अपने कब्जे में लेना चाहता था।
ये खतरनाक साजिश थी। अखनूर पुल एकमात्र रास्ता था जो छम, नौशेरा, राजौरी और पुंछ को सड़क मार्ग से जोड़ता था। अखनूर के हाथ से जाने का मतलब था भारतीय सेना के रसद को बंद करना। पश्चिमी चेनाब घाटी से भारत का संपर्क खत्म होना। पाक के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अगर आप नक्शे पे देखें तो अखनूर जो है ये चिनाब रिवर के इस तरफ है, राइट। और एक बार और एक ही रास्ता जाता था चिनाब के पार जो पूंछ तक जाता है। अभी उस पुल के ऊपर जो कब्ज़ा है वो अखनूर, जो भी अखनूर को कंट्रोल करता है वो उस पुल को कंट्रोल करता है। और अगर पुल पाकिस्तान के पास चली गई तो पूरा पूंछ तक का इलाका जो है उसका कंट्रोल उसके पास जा सकता था। हमारा सप्लाई लाइन जो है वो बिल्कुल कट हो गई। 1 सितंबर 1965 की सुबह 70 टैंक और भारी सेना के साथ पाकिस्तान ने अखनूर पुल पर हमला बोल दिया। उसी दिन शाम 4 बजे रक्षा मंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक। सरगर्मियां तेज हो गई। रक्षा मंत्री YV चौहान, रक्षा सचिव PVR राव, एयर मार्शल अर्जन सिंह और प्रधान सचिव HC सरीन के साथ मीटिंग में मशगूल थे। बातचीत छम पर हुए पाकिस्तानी हमले पर हो रही थी। शाम के 4:30 बजे जनरल JN चौधरी कमरे में दाखिल होते हैं। जनरल चौधरी सामने बैठे अर्जन सिंह से पाकिस्तान पर हवाई हमले का मुद्दा उठाते हैं। यही मांग रक्षा मंत्री के सामने भी रखते हैं। 4:45 ये प्रस्ताव जब शास्त्री जी के सामने आया, शास्त्री जी ने इस निर्णायक घड़ी में तनिक भी देरी नहीं की। पाकिस्तान पर हवाई हमले की मंजूरी दे दी गई। Once the Air Force comes in, it's a real war has started. So and the Defence Minister was a man called YB Chawad, Maratha. Chaudhary and I had gone to him, and he made it. Marathas are great warriors, isn't it? And it didn't take more than about 3 or 4 minutes. And he said, attack. I told him one or two things. One was that it was the dusk. ऑपरेशन जो ग्रैंड स्लैम की बात थी कि वो हमारे टैंक जाएंगे, चिकन नेक को ऑक्यूपाई करेंगे और फिर कश्मीर को बाकी भारत से काट देंगे। एक लिहाज से वही मंसूबा बाद में हमको कारगिल में नज़र आया कि हम ये रोड बंद कर देंगे तो सियाचिन जो है एक पके हुए फल की तरह हमारी झोली में गिर जाएगा। तो यही चीज़ मेरे ख्याल कश्मीर में भी उन्होंने सोची हुई थी। लेकिन उस समय मेरे ख्याल उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि भारत की जो सरकार है वो एक और फ्रंट खोल देगी कश्मीर के अलावा। 5 सितंबर 1965 की सुबह अचानक पाक वायुसेना के सेबर जेट विमानों ने बमबारी शुरू कर दी। जोड़िया गांव खंडहर में तब्दील हो गया। 50 लोगों की मौत हो गई। ये चिंगारी अमृतसर तक पहुंची। बमबारी के चपेट में अमृतसर का हवाई अड्डा भी आ गया था। पठानकोट और जालंधर पर भी बम बरसाए गए। 1 सितंबर को आप देखें रात को 4 बजे ये हमला शुरू हुआ और ये आर्टिलरी से शुरू हुआ और पूरा इलाका छम के जितनी भी फ्रंट लाइन है, अभी आप देखिए अगर 100 गन से ऊपर
मीडियम गन्स, आर्टिलरी गन्स जो है एक बार फायर शुरू करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हैवी फायर है। और ये फायर 2 घंटे तक चलता रहा। तो ये थी दुश्मन की साजिश जिसके खिलाफ न सिर्फ भारतीय फौजें बल्कि पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जिन मोर्चों को खोला था उसे भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए नेस्त नाबूद कर दिया था। बंदूकों के दम पर किस तरीके से वीर अब्दुल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए यूं ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहें।